आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारा टॉपिक चल रहा है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे ब्रिटिश हमारे इंडिया में रूल किया और उस रूल का इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। आज हम कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल इरा। तो ब्रिटिश रूल था, उस ब्रिटिश रूल के दौरान हम देखेंगे कि इंडिया की जो नेशनल इनकम थी उसको एस्टिमेट किसने किसने किया था। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक द नेट और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और केवीएस में, एनवीएस में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको नोट करना। द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड ए sincere attempt to estimate the India national income और per capita income। ओके, पता चल गया कि कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिशर थे वो इंडिया की नेशनल इनकम पीसीआई को मेज़र नहीं करते थे और ना ही उनका इंटरेस्ट था मेज़र करने में। तो देयर वर सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट। तो ये इंडिविजुअल थी, इंडिया के लोग थे जिन्होंने एस्टिमेट किया था कि मेजर ऑफ नेशनल इनकम कौन थे। पहला है दादा भाई नौरोजी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट है विलियम डिग्बी, फिनले सिराज, शाह एंड द खाम्बता, वी आर रो, ठीक है, आर.सी. देसाई। ये इतने इकोनॉमिस्ट हैं कि जिन्होंने नेशनल इनकम और पीसीआई को मेज़र किया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ईयर ऑफ एस्टिमेशन, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, ये पूरी आपकी एक टेबल दी हुई है जिसमें से ज़्यादा डेटा आपको नहीं लेने हैं, पर लेकिन आप इस डेटा को ज़रूर देख लेना दादा भाई नेरोजी की, जो ये बता रहे हैं कि ईयर ऑफ एस्टिमेशन कौन सा है आपका दिस, नेशनल इनकम 370 रुपये और पर कैपिटा इनकम ओनली 20 रुपीज़ थी पीसीआई उस टाइम। तो आप इस डेटा को नोट करना, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, ड्रॉबैक्स। क्या ड्रॉबैक्स रहा कॉलोनियल रूल का? All these estimate of the national income were the conducted out of the individual effort and were subjected to some of its arbitrary assumption। It means कि ये जो कोई गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड तो थे नहीं, इंडिविजुअल लोगों ने नेशनल इनकम और पीसीआई को मेज़र किया, तो ये जो एफर्ट है ये इंडिविजुअल लेवल का है, तो इंडिविजुअल एजम्पशन थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है, पर यहाँ पे जो रेलेवेंट है वो दादा भाई नेरोजी की डेटा रेलेवेंट है। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट सेक्टर की। तो पहला सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, तो एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन accorded an important position in Indian society. About 85% of country's population lived in village having agriculture as their main occupation। यानी कि इंडिया एक एग्रो बेस इकोनॉमी रही है शुरू से ही और मोर देन 85% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही सर्वाइव है। There the endless evidence including the several British and the European account। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? जो ब्रिटिश और यूरोपियन जो उनके जो रिकॉर्ड है वहाँ से हमें पता चलता है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पोर्टेंस कितनी थी। टू शो द फ्लोरिशिंग स्टेट ऑफ आवर एग्रीकल्चर इन द प्री ब्रिटिश पीरियड में हम एग्रीकल्चर सेक्टर की पोजिशन को देखते हैं। इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस ए न्यू क्लास ऑफ द लैंडलॉर्ड कॉल्ड द जमींदार, वो रिगार्डेड लैंड एज देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी एम्ड एट टू ऑब्टेन मैक्सिमम मॉनेटरी गेन आउट ऑफ इट, मेकिंग कल्टिवेटर्स द एक्चुअल टीलर्स ऑफ द लैंड मियर टेनेट। तो यहाँ पे क्या है कि एक नया वर्ड ओरिजिन हुआ देर द जमींदार, और ये जमींदार था क्या? यानी कि किंग, यानी कि हम यहाँ पे कहें ब्रिटिश जो थे एडमिनिस्ट्रेटर, उनके नीचे आपके ये जमींदार होते थे। इन जमींदार के नीचे आपके फार्मर होते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फार्मर से क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे, कुछ पार्ट अपने पास में रखे, बाकी ये किंग को यानी कि ब्रिटिश को दे देते थे।
तो इस प्रकार से एक नई आपके यहाँ पे मीडिएटर आपका डेवलप हो गया था। दूसरी बात, यहाँ पे जो एक्चुअल में जो टीलर थे वो केवल क्या बन गए, टेनेंट बन गए, और जिनकी ज़मीन नहीं थी जमींदार के, उनके वो ज़मीन हो गई। फार्मर वर द फोर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप टू फीड द इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, और फार्मर को यहाँ पे प्रेशराइज किया जाता था कि आप केवल वो ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो जो ब्रिटिश में सेल होता है और ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज के लिए हेल्पफुल रहता है। It ruined the self-sufficiency of village as much of the agriculture production were sent to market for sale। पहले प्रोडक्शन होता था सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, अब प्रोडक्शन किसके लिए हो गया, मार्केट सेल के लिए। ए न्यू रेवेन्यू सिस्टम लीड टू प्रेजेंट इनडेप्टनेस, तो अब जो नया रेवेन्यू सिस्टम यानी कि फार्मर को गवर्नमेंट से लोन मिलेगा, अब वो लोन तो ले लेते थे पर लोन को चुका नहीं पाते थे, तो इस वजह से वो क्या हो गए, इनडेप्टनेस यानी कि लोन के नीचे दब गए थे फार्मर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अगेन वही है कि आउटपुट करो एग्रीकल्चर का, जितना सेल होता है उसको मार्केट में सेल करो। नेक्स्ट, दिस अल्टीमेटली रिजल्टेड इन मास पॉवर्टी एंड द प्रॉब्लम ऑफ द लैंडलेसनेस, और इसका जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ ये हुआ कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इंडिया में, और लोग बेदखल हो गए थे अपनी ही ज़मीन से। रीजन फॉर द स्टेगनेशन, अब क्या रीजन था एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेगनेशन का, तो पहला है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में अभी हमने बात की थी जमींदार की, तो इन जमींदारी सिस्टम द प्रॉफिट अकरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर, तो अब जितना भी प्रॉफिट हो रहा था वो कल्टीवेटर यानी कि जो खेती करने वाले लोग हैं उनके पास नहीं, किन के पास जाने लगा, जमींदार के पास में। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो फोर्सफुली आउटपुट करवाना और मार्केट में सेल करना, तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट हो गया, कमर्शियलाइजेशन हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर का। लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, अंग्रेज़ों ने कभी भी भारत में खेती करने के लिए सिंचाई की सुविधा की तरफ, इरिगेशन फैसिलिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया था। लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी ड्यू टू लैक ऑफ द नॉलेज मीन्स एंड द इंसेंटिव फॉर द मॉडर्नाइजेशन, और यहाँ तक कि प्रोडक्शन करने पे दबाव था पर प्रोडक्शन टेक्निक चेंज करने के लिए ब्रिटिशर ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया था। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बिकम द प्रोमिनेंट अराउंड 1816 AD। दिस brought about a change from the cultivation for home consumption to cultivation for the market। ओके, तो कल्टीवेशन फॉर द होम कंजम्पशन की बजाय अब कल्टीवेशन किसके लिए होने लगा, मार्केट के लिए। तो अब बहुत सारे क्रॉप लाइक द कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट, टी, टैबेको वर द इंट्रोड्यूस टू मीट द डिमांड फॉर ऑफ फैक्ट्रीज रनिंग इन ब्रिटिश, तो ब्रिटेन में जितने भी आपकी फैक्ट्री रन कर रही थी उनके लिए ये प्रोडक्शन बन रहा था। और फोर्स द कमर्शियलाइजेशन, और कमर्शियलाइजेशन था वो कौन सा था, फोर्सफुली था, दबाव के रूप में था, न कि किसान अपनी मर्जी से कर रहे थे। लीड ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो फूड क्रॉप के लिए शॉर्टेज यहाँ क्रिएट हो गया, क्योंकि ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस करनी थी जो ब्रिटेन में यूज होनी थी, तो वहाँ पे केस क्रॉप नहीं, वहाँ पे केस क्रॉप होनी थी यूज, न कि फूड क्रॉप होनी थी। नेक्स्ट, cash transaction become the basic of the exchange and the largely replace the existence barter system, तो इससे क्या हो गया, आपका बार्टर सिस्टम है वो एग्जिस्टेंस हुआ, ये इसकी बजाय उन्होंने किसको दिया था, कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन यानी कि मनी का ओरिजिन हो गया था, पहले बार्टर सिस्टम था, अब पैसे के बदले हम कोई भी सामान ले सकते हैं। तो ये था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यहाँ पे देख सकते हो ये पिक्चर में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी क्रॉप थी, लाइक द कॉटन, आपकी ये जो आपकी एक प्रकार से इसी प्रकार की है, दिस द नील इंडिगो आपकी ये क्रॉप है, ठीक है, दिस द टी क्रॉप, और ये जितने भी क्रॉप है ये सारी केस क्रॉप है जो मार्केट में सेल होने वाली है।